एक सेल में सभी जीन एक साथ फंक्शनल नहीं होते हैं। एक स्पेसिफिक टाइम पर कुछ जीन अपने आप का एक्सप्रेशन करते हैं, जबकि दूसरे जीन फंक्शनल नहीं होते हैं। जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के बहुत सारे मैकेनिज्म हैं। ये जीन रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर या ट्रांसलेशन लेवल पर हो सकता है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशंस के कई मेथड्स हैं। आज हम प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर जीन रेगुलेशन का ओपेरन मॉडल को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ई कोलाई में बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम के सिंथेसिस को डिटेल से स्टडी किया गया है। यह एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में हाइड्रोलाइसिस करता है। अगर लैक्टोज ई कोलाई सेल को सप्लाई नहीं किया जाता तो ई कोलाई सेल में बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम को डिटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही लैक्टोज को हम ऐड करते हैं मीडियम में, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट को रिमूव किया जाता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम की क्वांटिटी कम होने लगती है। तो ऐसे एंजाइम जिनके सिंथेसिस को सबस्ट्रेट को ऐड करके बढ़ाया जा सकता है, इंड्यूसिबल एंजाइम कहते हैं, तथा जेनेटिक सिस्टम जो इस एंजाइम के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंड्यूसिबल सिस्टम कहलाता है। जैसा कि हम डायग्राम में देखते हैं कि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट लैक्टोज की अमाउंट बढ़ाते हैं, ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम का प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। जबकि कुछ केस में सिचुएशन रिवर्स होती है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम ई कोलाई सेल को बाहर से कोई अमीनो एसिड सप्लाई नहीं करते हैं, तो ई कोलाई सेल विभिन्न अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए आवश्यक एंजाइम्स को खुद ही सिंथेसिस कर लेती है। अगर एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड जैसे हिस्टिडीन को ऐड कर दें, तो हिस्टिडीन सिंथेसिस करने वाले एंजाइम का प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि अब इस अमीनो एसिड की सिंथेसिस की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के सिस्टम जिनमें किसी बायोसिंथेटिक पाथवे का एंड प्रोडक्ट ऐड कर दे, तो वह उस एंड प्रोडक्ट के सिंथेसिस के लिए आवश्यक एंजाइम के सिंथेसिस को रोक देता है। ऐसा एंजाइम जिनका सिंथेसिस संबंधित बायोसिंथेटिक पाथवे के एंड प्रोडक्ट को ऐड करके रोका जा सकता है, रिप्रेसिबल एंजाइम्स कहलाते हैं। और ये जेनेटिक सिस्टम रिप्रेसिबल सिस्टम कहलाते हैं। जैसे कि हम डायग्राम में देखते हैं कि हिस्टिडीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम की जो अमाउंट है, वो अगर हम हिस्टिडीन को ऐड करते जाते हैं तो वह कम होती जाती है। जब हिस्टिडीन की नहीं है तो हिस्टिडीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम अधिक मात्रा में होता है, लेकिन जैसे जैसे हिस्टिडीन की अमाउंट बढ़ती जाती है, यह एंजाइम जो है वो कम होता जाता है। सबस्ट्रेट जिनका एडिशन किसी एंजाइम के सिंथेसिस को इंड्यूस करता है,
या बढ़ाता है, इंड्यूसर कहलाता है। इसी प्रकार एंड प्रोडक्ट जिनका एडिशन किसी एंजाइम के सिंथेसिस को रोक देता है, उन्हें हम को रिप्रेसर कहते हैं। सेल्स में कुछ मॉलिक्यूल्स जो जीन एक्टिविटी को रोकते हैं, उन्हें हम रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स एक्टिव या इनएक्टिव होते हैं। एक्टिव रिप्रेसर मॉलिक्यूल इंड्यूसर या सबस्ट्रेट से जुड़ करके इनएक्टिव हो जाते हैं, जबकि इनएक्टिव रिप्रेसर जो रिप्रेसिबल सिस्टम में होता है, इनएक्टिव रिप्रेसर को रिप्रेसर यानी एंड प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ करके एक्टिव हो जाते हैं। तो इस प्रकार इंड्यूसिबल सिस्टम में तो रिप्रेसर एक्टिव होता है जो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाता है और इनएक्टिव हो जाता है, जबकि रिप्रेसिबल सिस्टम में रिप्रेसर इनएक्टिव होता है जो एंड प्रोडक्ट या को रिप्रेसर के साथ जुड़ करके एक्टिव हो जाता है और एंजाइम सिंथेसिस को रोक देता है। अब हम ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन का ओपेरान मॉडल को स्टडी करेंगे। जैकब और मोनाड ने ई कोलाई में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के सिंथेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल इंड्यूसिबल सिस्टम है, उसकी स्टडी करके एक मॉडल दिया था जो इस एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के सिंथेसिस के इंडक्शन तथा रिप्रेशन को एक्सप्लेन करता है। इस मॉडल को हम ओपेरान मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में एक ओपेरान यूनिट होती है जिसमें एक ऑपरेटर जीन होता है जो बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन्स जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो स्ट्रक्चरल जीन है वो ऑपरेटर जीन के कंट्रोल में मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस करते हैं, और ऑपरेटर जीन जो होता है वो एक रेगुलेटर जीन के कंट्रोल में होता है, और ये रेगुलेटर जीन एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करता है। रेगुलेटर जीन ओपेरान का पार्ट नहीं होता। इस प्रकार ओपेरान में दो पार्ट होते हैं, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन ऑपरेटर जीन के कंट्रोल में मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस करते हैं, और ऑपरेटर जीन जो होता है वो रिप्रेसर मॉलिक्यूल से कंट्रोल में रहता है, और जो रिप्रेसर जो मॉलिक्यूल है वो एक रेगुलेटर जीन के द्वारा बनाया जाता है। अब हम जो ई कोलाई में जो लैक ओपेरान है उसको हम स्टडी करेंगे। लैक ओपेरान में जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, एक ऑपरेटर जीन के कंट्रोल में तीन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। फर्स्ट जीन लैक जेड जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करता है, और जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है ताकि सेल उसे काम में ले सके। एक जीन लैक वाई बीटा गैलेक्टोज परमिएज एंजाइम को कोड करता है, जो एक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है, वह मेटाबोलाइट्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इस प्रोटीन की हेल्प से जो लैक्टोज है वो सेल में प्रवेश करता है। थर्ड है जीन लैक ए जो बीटा गैलेक्टोज ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को कोड करता है, जो एसिटाइल को ए को
से एसिटाइल ग्रुप को बीटा ग्लैक्टोसाइडेज पर ट्रांसफर करता है। अगर जीन लैक जेड और लैक वाई में म्यूटेशन हो जाए तो हमें लैक नेगेटिव जीनोटाइप प्राप्त होता है जो लैक्टोज को यूटिलाइज नहीं कर पाता। अगर लैक जेड नेगेटिव म्यूटेंट है तो उसमें एंजाइम एक्टिविटी नहीं होती, और अगर लैक वाई नेगेटिव म्यूटेंट है तो वह मीडियम से लैक्टोज को ले नहीं पाता है। ई कोलाई के लैक ओपरान में एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल होता है जो जीन लैक आई के द्वारा सिंथेसिस किया जाता है, जिसे हम रेगुलेटर जीन भी कहते हैं। रिप्रेसर जो जीन होता है, जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनता है, वो ऑपरेटर से जीन से अटैच हो जाता है और मैसेंजर आरएनए के सिंथेसिस को रोक देता है। जैसा कि हम फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं कि रेगुलेटर जीन के द्वारा एक एक्टिव रिप्रेसर बनता है जो ऑपरेटर जीन पर अटैच हो जाता है, जिससे ऑपरेटर जीन्स पर एक्टिव रिप्रेसर के अटैच हो जाने के कारण जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस नहीं कर पाते। अगर हम मीडियम में लैक्टोज को ऐड कर देते हैं जो इंड्यूसर का काम करता है, तो यह लैक्टोज या इंड्यूसर एक्टिव रिप्रेसर के साथ जुड़ करके इनएक्टिव रिप्रेसर बना देता है। यह इनएक्टिव रिप्रेसर ऑपरेटर जीन से अटैच नहीं हो पाता है, इसलिए जो स्ट्रक्चरल जीन है वो मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस करते हैं। एक जो रेगुलेटर जीन है उसके साथ एक प्रोमोटर जीन पाया जाता है, और यह प्रोमोटर जीन जो है इस रेगुलेटर जीन को कंट्रोल करता है, लेकिन यह जो रेगुलेटर जीन का प्रोमोटर जीन होता है वो लैक ओपेरान के प्रोमोटर से अलग होता है। कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट्स, यह पाया गया है कि अगर रेगुलेटर जीन में म्यूटेशन हो जाए तो एक एक्टिव रिप्रेसर नहीं बनता है, जिससे एंजाइम का अनकंट्रोल्ड सिंथेसिस होता है। इसी प्रकार अगर ऑपरेटर जीन में म्यूटेशन हो जाए और ऑपरेटर जीन रिप्रेसर को अपने पर कार्य नहीं करने दे, जिससे भी एंजाइम का अनकंट्रोल्ड सिंथेसिस होता है, ऐसे म्यूटेंट्स या स्ट्रेन जो लगातार एंजाइम का सिंथेसिस करते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव स्ट्रेन या कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट्स कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, रेगुलेटर कॉन्स्टिट्यूटिव और ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव। जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में जो है हम देखते हैं रेगुलेटर कॉन्स्टिट्यूटिव बताया गया है। जब रेगुलेटर जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो इससे इनएक्टिव रिप्रेसर बनता है जो ऑपरेटर जीन पर अटैच नहीं हो पाता, जिसके कारण जो ऑपरेटर जीन से स्ट्रक्चरल जीन अटैच्ड है वो मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस लगातार करते रहते हैं। इसी प्रकार इसी डायग्राम में जो बी है वो ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव बताया गया है, जिसमें ऑपरेटर जीन में म्यूटेशन हो जाता है, जिससे जो एक्टिव रिप्रेसर जो रेगुलेटर जीन के द्वारा बनता है, हालांकि रेगुलेटर जीन के द्वारा रिप्रेसर तो एक्टिव बनता है, चूंकि ऑपरेटर जीन में म्यूटेशन हो गया इसलिए यह एक्टिव रिप्रेसर इस ऑपरेटर जीन पर काम नहीं कर पाता, जिसके कारण स्ट्रक्चरल जीन्स लगातार मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस करते रहते हैं, इसलिए यह स्ट्रेन ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव कहलाते हैं। प्रोमोटर जीन, यद्यपि जो ऑपरेटर जीन जो है वो रिप्रेसर के
एक्शन की साइट है। लेकिन जैसा कि हमने ट्रांसक्रिप्शन वाले वीडियो में स्टडी किया था कि ट्रांसक्रिप्शन को शुरू होने के लिए एक प्रमोटर जीन की आवश्यकता होती है। यह प्रमोटर जीन वह साइट होती है जहां आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आके अटैच होता है, और यह जो प्रमोटर जो जीन होता है यह लैक ओपेरान में ऑपरेटर जीन के साथ में प्रेजेंट होता है। अगर जैसा कि हम डायग्राम में देखते हैं कि अगर रेगुलेटर जीन के द्वारा एक्टिव रिप्रेसर बनाया जाता है तो यह आकर के ऑपरेटर जीन पर जुड़ जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज जिसकी बाइंडिंग साइट प्रमोटर जीन होती है, तो आरएनए पॉलीमरेज अपने बाइंडिंग साइट या प्रमोटर जीन से तो जुड़ जाता है, लेकिन यह आगे मूव नहीं कर पाता क्योंकि ऑपरेटर जीन पर एक एक्टिव रिप्रेसर जुड़ा हुआ रहता है। अगर यह एक्टिव रिप्रेसर इंड्यूसर के मिल जाने से इनएक्टिव हो जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करता है और स्ट्रक्चरल जीन्स से मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस होता है। या फिर अगर रेगुलेटर जीन में, जैसा कि हमने कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट्स में पढ़ा था कि अगर रेगुलेटर जीन्स में म्यूटेशन हो जाए तो इनएक्टिव रिप्रेसर बनता है, तो यह ऑपरेटर जीन से अटैच नहीं हो पाता, तो भी आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव कर पाता है। और जैसा कि हमने ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव में देखा था कि अगर ऑपरेटर जीन में म्यूटेशन हो जाए और एक्टिव रिप्रेसर उससे अटैच ना हो पाए तो भी आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव कर जाएगा और मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस हो जाता है। लैक ओपेरान में प्रमोटर के पास एक और साइट होती है 16 बेस पेयर पहले, जिसे साइक्लिक एएमपी प्रोटीन साइट कहते हैं। यह साइक्लिक एएमपी प्रोटीन साइट पर जब एक साइक्लिक एएमपी प्रोटीन अटैच हो जाती है तो ही आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर जीन से जुड़ पाता है। इस प्रकार दो प्रोटीन्स लैक ओपेरान को रेगुलेट करती है। एक तो लैक रिप्रेसर जो रेगुलेटर जीन से बनती है, और यह रेगुलेटर जीन से बनने के बाद यह रिप्रेसर ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है और आरएनए पॉलीमरेज को आगे मूव नहीं करने देता। और सेकंड जो प्रोटीन है वह साइक्लिक एएमपी प्रोटीन है, और जब यह साइक्लिक एएमपी प्रोटीन साइट से जुड़ जाती है तो ही आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट से बाइंड हो पाता है। और यह प्रोटीन साइक्लिक एएमपी प्रोटीन जो डीएनए से इंटरेक्ट करती है और आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर से बाइंड करने में हेल्प करती है और ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने में हेल्प करती है, को एपो इंड्यूसर भी कहते हैं।